बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा कैसे शुरू हुआ और उसको हल करने के लिए क्या क्या काम किए गए। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को लाजमी देख लें, वरना आपको ये वीडियो समझने में मुश्किल पेश आएगी। आज हम आपको बताएंगे इसराइल और फ़लस्तीन के मौजूदा हालात किस वजह से बिगड़े और ऐसी क्या बात हुई कि मामला जग तक पहुँच गए और इस वक्त फ़लस्तीन के क्या हालात हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिस्ट्री प्लस इन्फो के मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो मामलात हैं वो इस कदर पेचीदा हैं कि इससे दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है और पूरी दुनिया में ट्विटर पर दो ट्रेंड चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वी स्टैंड फॉर इज़राइल और दूसरा ये कि वी स्टैंड फॉर पैलेस्टाइन। अब हम जानेंगे कि ये मामला दोबारा किस वजह से शुरू हुआ और कौन सही है और कौन गलत। अब ये है इसराइल और फ़लस्तीन का नक्शा। इसमें इसराइल कहाँ है ये तो बड़े वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन फ़लस्तीन के नक्शे को ज़रा मुश्किल से समझना पड़ता है। इस नक्शे में ये जो पिंक रंग वाला हिस्सा है इसको वेस्ट बैंक कहते हैं और ये जो नीचे आपको ग्रीन हिस्सा नज़र आ रहा है इसको गज़ा स्ट्रिप कहते हैं। अब इस पूरे नक्शे में जो ग्रीन कलर का हिस्सा है इस जगह फ़लस्तीनी लोग रहते हैं और इस जगह फ़लस्तीनियों का राज है, लेकिन जो वेस्ट बैंक में पिंक कलर का हिस्सा है वहाँ इसराइल का कंट्रोल है और वहाँ कुछ फ़लस्तीनी लोग भी रहते हैं। आपको ये नक्शा देखकर कुछ अजीब सा लग रहा होगा, कैसे दो मुल्क इस तरह रह सकते हैं। अलग टुकड़ों में इसकी एक अपनी कहानी है जो हमने अपनी पहली वीडियो में दिखाई है। इस नक्शे के बीचों बीच यरूशलेम का शहर है जो तीन बड़े मज़ाहब में बहुत मुक़द्दस है, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में। और यरूशलेम के साथ भी यही हाल है। जो वेस्ट यरूशलेम वाला हिस्सा है वो इसराइल के अंडर है और यहाँ इसराइली रहते हैं, लेकिन जो ईस्ट यरूशलेम वाला हिस्सा है वहाँ बहुत से फ़लस्तीनी लोग रहते हैं और इंटरनेशनल अथॉरिटी के मुताबिक वो फ़लस्तीन का हिस्सा है, लेकिन वहाँ इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है। इसराइल का कहना है कि पूरा का पूरा यरूशलेम शहर ही उनका है और उनका ही होना चाहिए। फ़लस्तीनियों का मानना है कि ये उनका हिस्सा है, जो कि सही बात है। पिछले कई सालों से ईस्ट यरूशलेम में कई फ़लस्तीनी लोग अपने घरों से बेघर कर दिया गया इसराइली हुकूमत ने। और दूसरी तरफ बात करें गज़ा स्ट्रिप की तो वहाँ पर मामलात कुछ अलग हैं। वहाँ फ़लस्तीनी सरकार का होल्ड नहीं है, वहाँ पर कब्ज़ा कर रखा है एक मिलिट्री ग्रुप / पॉलिटिकल पार्टी हाम्स ने, जो फ़लस्तीनी प्राइम मिनिस्टर है, जो कि वेस्ट बैंक में ग्रीन एरिया पर हुकूमत करते हैं। उनका भी गज़ा स्ट्रिप पर कंट्रोल नहीं है, हाम्स ने इस पर कब्ज़ा कर रखा है। और कुछ मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो हाम्स ग्रुप को दहशतगर्द ग्रुप मानते हैं। मिसाल के तौर पर इसराइल, अमेरिका, यूरोप और जापान ये मानती है कि हाम्स एक दहशतगर्द, और दूसरी तरफ कुछ मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ हाम्स के मिलिट्री हिस्से को दहशतगर्द मानते हैं। इनमें आते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। तीसरी तरफ कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जैसा कि चीन, रूस, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, नॉर्वे, जो हाम्स को दहशतगर्द ग्रुप नहीं मानती। हाम्स और इसराइली मिलिट्री अक्सर एक दूसरे पर रॉकेट मारते रहते हैं। हालांकि इसराइल के पास एक आयरन डोम नाम का डिफेंस सिस्टम है जो उनको हाम्स के रॉकेट से बचा लेता है। ये फ़िज़ाई हमले में गज़ा और इसराइल के दरमियान होते हैं। इसमें वेस्ट बैंक वाले फ़लस्तीनी लोगों का कुछ दखल नहीं होता क्योंकि बीच में ही इसराइली लोग रहते हैं। लेकिन जो गज़ा का बॉर्डर है वो क्लियर है, गज़ा में इसराइली लोग नहीं रहते और जो गज़ा हैं उसको इसराइल ने चारों तरफ से ब्लॉक कर रखा है। एक तरफ इसराइल ने ब्लॉक कर रखा है और दूसरी तरफ मिस्र ने कर रखा है और उनकी माशी तौर पर भी बाकी दुनिया से अलग किया। इस वजह से जो गज़ा हैं उसमें बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है और जो उनके पास पैसे आते हैं और ज़्यादातर इस पैसे को हाम्स खर्च करता है हथियार खरीदने के लिए। तो इस डिफेंस को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो बोर्ड को लेकर प्रॉब्लम है, लोगों को घर से बाहर निकालने की जो प्रॉब्लम है,
اور جہاں اسرائیل کو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، وہیں ویسٹ بینک میں اور غزہ میں حماس ہیں۔ اگر آپ نے اس بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیا تو اب بات کرتے ہیں کرنٹ معاملات کے بارے میں۔ اس کرنٹ ایشو کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ شروع ہوا شیخ جرح کے مدعے سے۔ ایسٹ یروشلم میں ایک شیخ جرح ایک نیبرہڈ ہے جہاں کئی فلسطینی پریواروں کو آرڈر دیا گیا کہ اپنے گھر چھوڑ کر چلے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلیوں نے بڑی برقوں والی نکالی۔ ایسٹ یروشلم میں اور نعرے لگے، ڈاٹ ٹو عرب، ڈاٹ ٹو عرب۔ جب یہ ریلی نکالی تو اسرائیل اور فلسطینی لوگوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور بہت گرما گرمی پیدا ہو گئی، اور آگ میں تیل ڈالنے کا کام اسرائیل کے کچھ سیاستدانوں نے فلسطین کے خلاف تقریر کی۔ اس سے حالات اور بگڑ گئے۔ 7 مئی کی بات ہے، فلسطینی لوگ احتجاج کر رہے اور پھر پتھر بازی شروع ہو گئی۔ اسرائیلی پولیس نے بھی پتھر برسائے، دونوں طرف سے لوگ زخمی ہوئے۔ 10 مئی کو اسرائیلی پولیس مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئی اور وہاں فلسطینی لوگوں پر رابر بورڈ چلا دی۔ وہاں پر جو عبادت کرنے کے لیے لوگ آئے تھے ان سب پر ربڑ بلٹ چلا دی گئی۔ اس بات کی خبر سن کر حماس گروپ نے اسرائیل الٹیمیٹم دیا کہ مسجد سے اسرائیلی پولیس کو ہٹا لے، نہیں تو ہم حملہ بول دیں گے۔ حالانکہ حماس کا ویسٹ بینک کے جو لوگ ہیں ان سے اتنا لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی حماس نے اپنے آپ کو فلسطینی لوگوں کا رہبر مان کر اسرائیل کو یہ تنبیہ کی، اور کچھ دیر بعد راکٹ بھی فائر کرنے شروع کر دیے، اور اسرائیل نے بھی فلسطین پر راکٹ شروع کر دیے۔ اس کے بعد 40 سے زیادہ فلسطینی لوگ مارے گئے، جس میں 9 سے زیادہ بچے بھی شامل۔ اب اس بات پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہم نے حماس کی وجہ سے راکٹ چلائے، اور حماس کہتا ہے کہ ہم نے تب راکٹ چلائے جب انہوں نے فلسطینی لوگوں پر ظلم کیا۔ اس طرح ان کے پاس ایک دوسرے کو برا ماننے کے لیے بہت بہانے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بہت صاف ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جن کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے ان حالات میں سب سے پہلی چیز انٹرنیشنل آبزرورز کا کیا کہنا ہے۔ یورپین کمیشن کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو فلسطینی لوگوں کو بے دخل کر رہا ہے وہ انسانی حقوق کے لحاظ سے غلط ہے۔ اس سے ملک میں تنازعات بڑھتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ جو قانون اسرائیل یہاں پر لگا رہا ہے وہ فطری طور پر غلط ہیں اور امتیازی سلوک کا سبب ہیں، اور بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت زمین پر قبضہ کرنے کے لیے لوگوں کو بے گھر کرنا بھی غلط ہے، اور یہ جرم کسی جنگی جرم کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل جو ویسٹ بینک کے حصے میں لوگوں کو بے دخل کرنے لگا ہے یہ غلط ہے۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں اقوام متحدہ کی بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی ہیں ہم کو تمام معاملات بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ اس طرح بہت سے بے گناہ لوگوں کی قیمتی جانیں بچی جا سکتی ہیں، اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی بہترین حل نکل آئے گا۔ اور اس دفعہ جو یہ تنازع کھڑا ہوا ہے اس میں اسرائیل کا زیادہ حصہ ہے، اور اس جنگ کا آغاز اسرائیل حکومت کی طرف سے ہوا ہے، اور اس پر تمام مسلمانوں کو مل کر اس کا سدباب کرنا ہوگا تاکہ اسرائیل دوبارہ اس قسم کا قدم نہ اٹھائے۔